किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। कृषि दर्शन आप किसानों का अपना मनपसंद कार्यक्रम, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि की आधुनिक तकनीकों के बारे में। इसके अलावा आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से और साथ ही बताते हैं सरकार की उन योजनाओं के बारे में जिससे हमारे किसानों की आय दुगनी हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कृषि दर्शन की। सबसे पहले बात होगी विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में फार्मिंग इंडिया। दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज भवन में अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 को लेकर एक प्री लॉन्च उत्सव का आयोजन किया गया। क्या कुछ विशेष रहा इस कार्यक्रम में, आइए जानते हैं। दो 2023 मिलेट्स ईयर की तैयारियां सारे दुनिया भर में चल रही हैं। भारत इस दृष्टि से मिशन मोड पर काम कर रहा है। हम स्टेक होल्डर के साथ बातचीत कर रहे हैं, स्टार्टअप के साथ बातचीत कर रहे हैं, किसानों के साथ बातचीत कर रहे हैं, सभी केंद्र सरकार की मिनिस्ट्रीज के साथ कार्यक्रम कर रहे हैं, सारे बड़े होटलों में बातचीत कर रहे हैं और सेफ का कंपटीशन करा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज सभी देशों के जो राजदूत भारत में रहते हैं उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था और लंच भी ऑर्गेनाइज किया है और लंच मिलेट्स वेट्स है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कोशिश है कि दुनिया के सभी देश मिलेट्स ईयर में बढ़ चढ़ के भाग लें, जिससे कि पोषक अनाज की महत्ता थाली में बढ़े, पोषक अनाज का उत्पादन बढ़े, उत्पादकता बढ़े, उसकी गुणवत्ता बढ़े, उसकी प्रोसेसिंग बढ़े, उसके कारण रोजगार के अवसर बढ़ें और जो पोषकता का अभाव खाद्यान्न बास्केट में होता रहा है उसकी पूर्ति भी की जा सके। मिलेट्स मोटा अनाज में भारत सबसे बड़ा उत्पादक है दुनिया में, तो दुनिया में इसका उपयोग और बढ़े और हमारे उत्पाद को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले और दुनिया के सभी देश इसके उत्पादन और उत्पादकता में जाएं, क्योंकि खाली हम ये कार्यक्रम हिंदुस्तान के लिए नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए कर रहे हैं। पोषकता की जरूरत सब जगह है। जलवायु परिवर्तन के दौर में कम पानी वाली फसल उग सके, ये सबकी आवश्यकता है और खाद्यान्न बास्केट में पोषकता पर्याप्त मात्रा में रहे, इसलिए मिलेट्स को आगे बढ़ाना अत्यंत अनिवार्य है। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को, जिन्होंने ये पहल की और संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको स्वीकार किया और 2023 में पूरी दुनिया में मिलेट्स की धूम होगी। स्वाभाविक रूप से आज इतने स्टार्टअप्स को जो मदद दी जा रही है, बड़ी मात्रा में 500 से अधिक स्टार्टअप्स आए हैं, बाकी लोग भी इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जैसे जैसे उत्पादन लोकप्रिय होगा, मार्केट बढ़ेगा, वैसे वैसे ये सारी चीज़ बढ़ने वाली है। भारत के प्रस्ताव पे संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित करा है और आज कृषि विभाग और विदेश मंत्रालय मिलके एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसमें सारे देशों के राजदूत को इधर बुलाया गया है और उनके साथ मिलेट्स का उत्पादन बढ़ाना और मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम कैसे ले जाएं और वहाँ पे बिक्री कर पाएँ और जिससे हमारे देश के किसानों को फ़ायदा हो और जो उनकी उत्पादन हो रहा है मिलेट्स का उसमें बढ़ोतरी हो, उस पे चर्चा करी जाएगी।
विज्ञान और किसान में आज हम आपको बताएंगे आलू की देखभाल के बारे में। आलू एक कंद वर्गीय सब्जी है और इसका बड़े पैमाने पर सब्जी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही हमारे किसान भी बढ़ चढ़कर इसकी खेती करते हैं। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है ताकि आलू की अच्छी फसल प्राप्त हो सके। तो आइए जानते हैं कैसे करें आलू फसल की देखभाल। भारत के लिए आलू बहुत ज्यादा पुरानी फसल नहीं है। ये 1800वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत पहुंचा था। चूंकि यूरोपीय किस्में शीतोष्ण कृषि जलवायु के लिए अनुकूल थी और गर्मियों में ये सिर्फ भारत के पहाड़ी इलाकों में ही बोई जा सकती थी, इसलिए इनकी उत्पादकता बहुत कम थी। यही वजह रही कि आजादी तक हमारे देश में आलू का कोई खास महत्व नहीं था। हालांकि खाद्य सुरक्षा के मामले में ये बहुत महत्वपूर्ण फसल थी। इसीलिए आजादी के बाद हमारे वैज्ञानिकों ने भारतीय जलवायु के अनुरूप तरह तरह की किस्मों का विकास किया। ऐसी किस्में जो पहाड़ों से लेकर रबी के मौसम में सिंधु गंगा के मैदानी इलाकों तक आसानी से लगाई जा सकती थी। तब से लेकर अब तक आलू उत्पादन और उत्पादकता में भारत ने बहुत तेजी से तरक्की की है। बहरहाल अभी आलू की फसल लगी हुई है। खास तौर से उत्तर पश्चिम भारत में इसे सर्दियों के दौरान ही बोया जाता है। अभी आलू की फसल खेतों में लगी है। अगर आप अच्छी फसल चाहते हैं तो उचित देखभाल करनी होगी। आलू में अगर हम मुख्य रूप से देखते हैं तो ये हमारी 90 दिन की फसल होती है, 90 से 100 दिन की। और अगर हम यहाँ हमारे सर्दियों में हम नॉर्थ जो हमारा उत्तरी भाग है जो प्रदेश का देश का हमारा जो जिसमें हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूरी हमारा गुजरात, ये जो राजस्थान, ये जो एरिया आ जाता है, इसमें हम जो आलू सर्दियों में लगाते हैं। तो सर्दियों में जो इसका टाइम समय जो होता है, सही बिजाई का समय, वो अक्टूबर के महीने में हम इसकी बिजाई करते हैं और ये आगे 90 दिन में हमारी जनवरी के आखिर तक और फरवरी में तक हमारी एक फसल रहती है। तो ये फसल के ऊपर होता है कि इसमें 90 दिन की भी वो होती हैं और 100 दिन में भी पकने वाली फसलें होती हैं। तो इसमें जब इसकी बिजाई हो जाती है, पानी का हमने कर दिया है, इसमें खाद जो देना है वो हमने दे दिया, फिर बात आती है इसमें मिट्टी चढ़ाने की। अब जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो इसका जो आलू का जमाव हो जाता है, हम ये कहते हैं कि 30 दिन तक जो आलू जमना होता है वो सारा आलू जम जाता है 30 दिन तक, और उसके साथ साथ कुछ घास भी आ जाता है। तो उसमें पहली जो उसमें अगर आपने हाथ से आलू लगाया है तो उसमें दोबारा से, जिसको अर्थिंग आप बोलते हैं, मिट्टी चढ़ाना वो आलू में बहुत ज़रूरी है। तो उसमें घास भी कट जाता है और जो उसके साथ साथ ही जो हमने बची हुई नाइट्रोजन जो यूरिया डालनी थी वो भी उसी टाइम नालियों में डाल दें और वो मिट्टी के साथ साथ घास भी कट जाएगा और कसी से उसमें मिट्टी चढ़ा दें। तो इसके साथ हमारे 2 से 3 काम एक साथ ही हो जाएंगे। और मिट्टी चढ़ाना इसलिए ज़रूरी है किसान भाइयों, क्योंकि आलू अगर बाहर निकलेगा, मिट्टी से बाहर आएगा, तो जैसे ही सीधी धूप उसके ऊपर लगेगी तो आलू हरे रंग का हो जाएगा। और जो हरे रंग का आलू होता है उसकी मार्केट में डिमांड कम रहती है और वो खाने के लायक भी नहीं होता। तो सिर्फ जो हरा आलू होता है उसमें कोई बीमारी के कारण नहीं होता। ये हरा आलू तब होता है जब वो जमीन से बाहर निकल जाता है। तो जैसे ही आपको दिखाई दे तो उसमें मिट्टी चढ़ा देंगे तो वो आलू हरा रंग का नहीं होगा। और अगर हमने मशीन से अगर इसकी बिजाई की हुई है, ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन से, तो उसमें फिर मिट्टी चढ़ाने की, क्योंकि उसमें अच्छी बड़ी डोली बन जाती है, तो उसमें मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए जब हम खरपतवार उसको रोकने के लिए जरूरत पड़ती है तो इसमें हम एक केमिकल जो हम यूज़ करते हैं जिसमें वेडिसाइड जिसको बोलते हैं, खरपतवार जो घास मारने वाली दवाई, इसमें स्टॉम पेंडामिथिलिन जो दवाई आती है उसका 1 लीटर दवाई जो पेंडामिथिलिन पर एकड़ हेक्टेयर के हिसाब से हमारी सही रहती है। यानी मैं दूसरे उसमें बताता हूँ, ये जो पेंडामिथिलिन है ये स्टॉम्प के नाम से बाजार में मिलती है और इसे 30% और ये 33% दोनों मात्रा में अवेलेबल होती है। तो इसमें 1 एकड़ में हमारी 1.5 लीटर स्टॉम्प लगेगी। स्टॉम्प 1.5 लीटर लगेगी और पेंडामिथिलिन जो है वो हमारी 400 ग्राम से 500 ml लगेगी। तो ये ध्यान रखें किसान भाई। वैज्ञानिक हमेशा ही अच्छी और उन्नत किस्में बोने की सलाह देते हैं। ऐसी किस्मों को आप 2-3 साल तक बीज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपको हर साल बीज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। बस कीटों और बीमारियों से फसल को दूर रखना है। बीमारी की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा जो अगेती अंगमारी और पछेती अंगमारी की आती है वो एक आपके कौन से एरिया में उसके ऊपर लगभग करती है। अगर हम हरियाणा की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर ये बीमारी का प्रभाव बहुत कम होता है। यहाँ पर एक अगर किसान भाइयों को मैं साथ साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप अपने लिए, अपने अगले साल के लिए भी आलू अपना खुद का तैयार करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप 1-2 स्प्रे जरूर करें, क्योंकि इसमें एक एफिड आता है जो वायरस बीमारी फैलाता है और वो बीमारी वाला आलू है उसकी पैदावार अगले साल के लिए कम हो जाती है। तो उसमें जो एफिड है उसके लिए वो एक कीट है और उसको मारने के लिए आप कोई भी जो सिस्टमेटिक हमारी जो इंसेक्टिसाइड होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, उसका कोई भी प्रयोग कर सकते हैं।
और बाज़ार में मिल जाती हैं, उनका प्रयोग करके और उसमें हमने ये देखना है कि आलू में वो एफिड जो है जिसको हम हरा तेला बोलते हैं वो ना आए, उसको रोकने के लिए। और साथ में ये ध्यान रखें कि जब ये इसमें जो एफिड की जब जनवरी के महीने में हम आलू की खुदाई करते हैं तो उसमें ध्यान रखें कि जो एफिड की मात्रा आती है वो एक उसका ध्यान 100 पत्ते हम तोड़ के उसमें देख लेते हैं। अगर हमारे 100 पत्तों में अगर हमें 20 के एफिड हमें मिल जाते हैं तो ये माने कि वो एक लेवल है वो आ चुका है और उस समय पर हमें उस आलू की पत्तों को काट देना चाहिए और उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। अगर थोड़ा सा इस तरह से हम ध्यान रखेंगे तो किसान भाई एक थोड़ी सी जगह में एक खेत में अपना अलग से इस तरह से ध्यान रख लें ताकि वो उस खेत का आलू है वो आप अपने अगले साल के लिए आप उसको रख सकते हैं। आलू की फसल 90 से 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है, यानी जनवरी और फरवरी में इसकी खुदाई होगी। खुदाई के समय चूंकि आलू के पौधे हरे ही होते हैं, इसलिए पहले उन्हें काटकर फेंकना होता है, तब खुदाई होती है। पौधे काटने के बाद फसल को ऐसे ही छोड़ दे और 15 दिन बाद इसकी खुदाई करें। ऐसा करने से आलू का छिलका सख्त हो जाएगा और कंद के छीलने का डर नहीं रहेगा। जाना आपने कि किस तरीके से इन विशेष बातों का ध्यान रख के आप अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ ही कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं कृषि स्टार्टअप पर। कृषि स्टार्टअप में आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं लुधियाना के मोहिंदर सिंह ग्रेवाल से, जिन्होंने कृषि में विविधीकरण को अपनाया है और इसके लाभ को महसूस भी किया। इसके साथ ही वो अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि कैसे किसान उनसे सीख ले रहे हैं और कृषि में लाभ भी उठा रहे हैं। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल लुधियाना जिले के एक छोटे से गांव गंगनवाल में रहते हैं। इनका पूरा बचपन खेत खलियानों के बीच गुजरा था। इनका परिवार आर्थिक रूप से मजबूत था, इसलिए इन्होंने इंजीनियरिंग जैसी उच्च शिक्षा हासिल की। पढ़ाई के बाद इनका चयन नेवी में हो गया था। वे पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी रुचि रखते थे, इसलिए वे फुटबॉल टीम में भी शामिल हो गए। खेल के सिलसिले में मोहिंद्र सिंह को इंडोनेशिया और मलेशिया जाने का भी अवसर मिला, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी दाई जांघ में चोट लग गई और नेवी की नौकरी भी छूट गई। नौकरी छूट जाने के बाद इनके पास खेती ही एकमात्र विकल्प था। इसी बीच इनकी शादी भी हुई। शादी के बाद मोहिंद्र और इनकी पत्नी मिलकर अपनी सूझबूझ से खेती करने लगे। खेती करते हुए शुरुआत में ही मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने ये जान लिया था कि परंपरागत खेती कर कुछ ज्यादा हासिल नहीं किया जा सकता। ऐसे में इन्होंने विविधीकरण को अपनाया। मोहिंद्र सिंह ने मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन और फल उद्यान जैसे कृषि उद्यमों को शामिल करते हुए कृषि को एक व्यवसाय के रूप में बदल दिया। मोहिंद्र सिंह ने खेती में बचत के नए नए प्रयोग किए। इन्होंने गाजर के बीज उत्पादन के लिए गाजर फसल की मशीन से खुदाई की और इससे उन्हें 4,700 रुपए प्रति एकड़ की बचत हुई। इसी तरह आलू की अंतर फसल की खेती करते समय ट्रैक्टर और हल से उन्नत आलू की खुदाई करने से पैसे और मजदूरी की काफी बचत हुई। मोहिंद्र सिंह किसानों को भी समझाते थे कि किन छोटी छोटी बचत से अपनी आमदनी को बढ़ाया जा सकता है। मोहिंद्र सिंह ने भिंडी के बीजों को मशीनी तरीके से निकाला। इससे इन्हें साफ सुथरे बीज प्राप्त हुए। अपनी कड़ी मेहनत से मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने अपनी पैदावार को बढ़ाया और अपनी आमदनी को भी दुगना करने में सफलता हासिल की।
मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल ने खेती की दिशा में अपना मुकाम बना लिया। वे अपनी सफलता का श्रेय अपनी पत्नी द्वारा हिम्मत और उनकी दिखाई सही राह को देते हैं। कृषि में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल को 7 बार राष्ट्रीय पुरस्कार और 16 से अधिक बार राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए हैं। मोहिंद्र सिंह ग्रेवाल कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के सदस्य भी रह चुके हैं। इन्होंने फार्मिंग विषय पर कई किताबें भी लिखी है। ये किताबें यकीनन किसानों के बहुत काम आती है। तो जाना आपने कि किस तरीके से कृषि में विविधीकरण किसानों के लिए वरदान साबित हो रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। हमारी सरकार कृषि में भी क्लीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में सोलर एनर्जी को लेकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसको लेकर कुसुम योजना किस तरीके से किसानों को लाभ पहुंचा रही है और किसान इससे कैसे जुड़ रहे हैं, आइए जानते हैं। सरकार ने फरवरी 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान पीएम कुसुम योजना शुरू करने की मंजूरी दी थी। इस योजना का मकसद सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने में किसानों की मदद करना है। इससे किसानों को आय बढ़ने के साथ ही खेती के लिए पानी की जरूरत पूरी होगी। इसके जरिए वर्ष 2022 तक 30.8 गीगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी पर सोलर पैनल मिलते हैं, जिससे वे बिजली बना सकते हैं। जरूरत भर बिजली का इस्तेमाल करके वे बाकी को बेचकर अतिरिक्त आय भी हासिल कर सकते हैं। इस योजना में 20 लाख किसानों को सोलर पंप बनाने में मदद की जाएगी। 15 लाख किसानों को ग्रिड से जुड़े सोलर पंप लगाने के लिए धन मुहैया कराया जाएगा। इस योजना पर सरकार ने 34,422 करोड़ रुपए खर्च करने का ऐलान किया है। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक हैं। पहला, विकेंद्रित ग्रिड से जुड़ी 10,000 मेगावाट की क्षमता के सोलर पावर प्लांट स्थापित करना, जिसमें हर प्लांट की क्षमता 2 मेगावाट तक की होगी। दूसरा घटक 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना। 15 लाख किसानों के सिंचाई पंप को सोलर पंप से जोड़ना। इस योजना के जरिए बिजली और डीजल से चलने वाले सिंचाई पंप को सोलर एनर्जी से चलने वाले पंप में बदला जाएगा। सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली का इस्तेमाल किसान पहले अपने सिंचाई के काम में करेंगे। उसके अलावा जो अतिरिक्त बिजली बचेगी उसे विद्युत बिजली वितरण कंपनी को बेचकर किसान 25 साल तक आमदनी कमा सकते हैं और प्रदूषण भी कम होगा। सोलर पैनल 25 साल तक चलेगा और इसका रखरखाव भी आसान है। इससे किसानों को हर साल 1 एकड़ पर 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की आमदनी अगले 25 साल तक हो सकती है। किसानों को अपने में सोलर पैनल स्थापित करने के लिए केवल 10% रकम का भुगतान करना होता है। केंद्र और राज्य सरकार किसानों को बैंक खाते में 60% की सब्सिडी देती है। केंद्र और राज्य की ओर से बराबर का योगदान देने का प्रावधान है और बैंक की ओर से 30% लोन का भी प्रावधान है। इस लोन को किसान अपने होने वाली आमदनी से भी आसानी से भर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकारी वेबसाइट https://mnre.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा आधार कार्ड, प्रॉपर्टी के दस्तावेज और बैंक खाते की जानकारी भी देनी होगी।
बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान खेतों में अपनी लहलहाती फसल के लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसी विपरीत स्थितियां बन जाती हैं जिसके चलते उनको काफी नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं है। कैसे हमारे किसान इससे लाभ उठा सकते हैं और अपने अंदर आत्मविश्वास भी पैदा कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा, कीड़े और रोग की वजह से सरकार द्वारा अधिसूचित फसल में से किसी नुकसान की स्थिति में किसानों को फसल बीमा और वित्तीय सहायता देना मुख्य काम है। इसके अलावा किसानों की खेती में रुचि बनाए रखने के प्रयास एवं उन्हें स्थायी आमदनी उपलब्ध कराना भी इस योजना का उद्देश्य है। कृषि के क्षेत्र में दिनों दिन हो रहे बदलाव और नई आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना भी इस योजना का एक उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के मामले में बीमा प्रीमियम बहुत कम रखा गया है। किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ किसान कुछ विशेष बातों का ख्याल रखें। जैसे फसल की बुआई के 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फॉर्म भरना जरूरी होता है। फसल काटने से 14 दिनों के बीच अगर आपकी फसल को प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान होता है, तब भी आप बीमा योजना का लाभ उठा सकते हैं। बीमा की रकम का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से ही खराब हुई हो। किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए किसान नजदीकी बैंक की शाखा में जाकर फसल बीमा योजना का फॉर्म भर सकते हैं और इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। किसानों के हित के लिए केंद्र सरकार द्वारा नित नए नियम और योजनाएं बनाई जा रही है। ऐसे में साल 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना है, जिससे किसानों की सहूलियत और बेहतर विकास होने में मदद मिल सके। बीते सालों में इस योजना का लाभ उठाकर किसानों ने और भी मजबूती के साथ कृषि में अपना योगदान देकर सफलता हासिल की है। इस योजना का उपयोग कर भारत के लगभग हर प्रदेश के किसान काफी हद तक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही साथ अपनी आय दुगनी करने में भी इन्हें इस योजना के जरिए मदद मिली है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव है, कोई सवाल है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। अब आप हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। आप हमारा एक कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि इस QR कोड को स्कैन करें और कृषि दर्शन आप हमारे YouTube चैनल पर अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियां हमने आप तक पहुंचाई है उससे हमारे किसानों को जरूर लाभ होगा। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। कृषि दर्शन के एक और अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।